So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to another session of Daily PMI Analysis from the Hindu, where we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And guys, PMI analysis करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर आप pre-mains और इंटरव्यू के रिस्पेक्ट से अगर आप किसी आर्टिकल को नहीं पढ़ रहे हो, देन उस आर्टिकल को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट होता है. बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आना एग्जाम में फ्रॉम द आर्टिकल ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दैट आर्टिकल, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई इट्स इंपॉर्टेंस इन योर एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू कनेक्ट इट विद योर सिलेबस एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है आफ्टर रीडिंग एन आर्टिकल. वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज you will lose out on your pre-mains and interview. Okay, so let's begin with the session and let's talk about the very first article. So first of all we will discuss the article in detail and then we will do the PMI analysis of all the articles. All right, now this very first article is regarding the Indo-Nepal relations. The heading is an opportunity to repolish India-Nepal ties. So अभी एक news है that on 1st of April, that is on today, 1 अप्रैल 2022 को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा इंडिया के विजिट पे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि जो इंडिया और नेपाल के जो डिटेरियोरेटिंग रिलेशनशिप हैं सिंस 2015 उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं थ्रू दिस विजिट. ठीक है, तो ये इसमें पूरे में मेंशन किया हुआ है. बट बिफोर मूविंग अहेड टुवर्ड्स डिस्कसिंग दिस आर्टिकल, लेट्स टॉक अबाउट द इंडो नेपाल रिलेशनशिप इन डिटेल. तो इंडो नेपाल रिलेशनशिप आज आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बस 10 मिनट का समय लगेगा, पूरा इंडो नेपाल रिलेशन आपका क्लियर है. और इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन इंडो नेपाल रिलेशनशिप पे आता है आपके एग्जाम में, तो आप एज इट इज यहाँ जो भी हम चीजें पढ़ेंगे, जो भी आपको ये पीडीएफ में मिलेगा, एज इट इज आप कॉपी कर सकते. ऑलराइट, सो जो इंडो नेपाल रिलेशन की शुरुआत थी, जो ये एक स्पेशल रिलेशन की शुरुआत है जिसको हम रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं. इंडो नेपाल रिलेशन को रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो रोटी बेटी के रिश्ते की शुरुआत है ये हुई थी एक ट्रीटी से विच वाज साइंड इन द ईयर 1950. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रीटी? इट्स इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप. ठीक है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी इन द ईयर 1950 बिटवीन द टू कंट्रीज. इट वाज साइंड बाय नेपाल प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द नेपाल साइड हु वाज मिस्टर मोहन शमशेर राणा एंड ही वाज द लास्ट राणा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. And from India's side, it was signed by the ambassador to Nepal, Indian ambassador to Nepal, who was Mr. Chandrashwar Narayan Singh. ठीक है, this treaty contains 10 articles जिसके अंदर अलग अलग चीजें मेंशन है जो कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द सिटीजन्स मतलब इंडियन सिटीजन एंड नेपाली सिटीजन्स इन टू कंट्रीज इन रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड मूवमेंट. ठीक है, बेसिकली दोनों ही कंट्रीज के सिटीजन्स के साथ रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट होगा इन ऑल द एरियाज लाइक प्रॉपर्टी, बिजनेस, ट्रेड, एवरीथिंग. देन एज यू ऑल नो, सिटीजन्स फ्रॉम बोथ द साइड्स कैन फ्रीली मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पासपोर्ट और वीजा. कोई पासपोर्ट और वीजा की कोई जरूरत नहीं है. एंड इसके अलावा द ट्रीटी गिव्स नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया. इस ट्रीटी के थ्रू नेपाल के पास एक्सेस है कि वो इंडिया से वेपन्स ले सकता है. So ये treaty, this treaty forms the bedrock of Indo-Nepal relationship. Alright. Now what is the importance of Nepal? नेपाल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, और फिर हम बात करेंगे कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है नेपाल के लिए. So first of all, remember Nepal shares its boundaries with 5 Indian states: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार. So therefore it is an important point of cultural and economic exchange. ठीक है, अब 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर एक्सचेंज कर रहा है तो automatically it becomes the major cultural and automatically it becomes the point of major cultural and economic exchange. All right, then of course जो चाइना का अग्रेशन है उस तरफ से, चाइना की तरफ से, तो बीच में ये एक बफर स्टेट की तरह एक्ट करता है. So it acts as a buffer state against any aggression from China. Then there are various rivers which originate from China. ठीक है, बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं जो कि नेपाल से ओरिजिनेट होती है, नॉट फ्रॉम चाइना, नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं, विच फीड द पेरेनियल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री इंडिया, जो कि इंडिया के बहुत सारे पेरेनियल रिवर सिस्टम को पानी देता है. ठीक है, इसके अलावा देयर आर वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट्स
which are in Nepal, which makes Nepal an important pilgrim site for large number of Indians. For example, the birthplace of Buddha, Lumbini, is in Nepal. ठीक है, and there is that Shiva temple, Pashupati Nath. ठीक है, so there are various Hindus and Buddhist religious sites in Nepal which are of important religious. One second, guys. Yes, which are of religious importance for all the citizens of India. All right. Not for all the citizens India, for India only for Hindus and Buddhists. All right. Moving ahead to what are the areas of cooperation. क्या क्या areas of cooperation है, कहाँ कहाँ इंडिया ने नेपाल को सपोर्ट किया है. So number one, India is Nepal's largest trade partner and the largest source of foreign investment. इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेपाल में इंडिया से जाती है. नंबर वन. नंबर टू, दी कोऑपरेशन इज इन द एरिया ऑफ कनेक्टिविटी. इंडिया ने बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नेपाल में बनाए हैं इंडो नेपाल के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली अप्रूव हुआ था, एक रिसेंटली एमओयू साइन हुआ था कि एक मोटरेबल ब्रिज बनाई जाएगी बिटवीन धारचूला एंड नेपाल. धारचूला इज इन उत्तराखंड और नेपाल. ठीक है, उनके बीच में एक मोटरेबल ब्रिज होगी. इसके अलावा रेलवे लाइन है एक जो कि जयनगर जो कि इंडिया में है टू कुर्था इन नेपाल तक चलेगी और इसके इनॉग्रेशन अप्रैल में होने वाला है, इसी मंथ में. ठीक है. एंड फाइनली, इंडिया इज लुकिंग टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स विद नेपाल. ठीक है. सो कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए इंडिया ने काफी ज्यादा एफर्ट दिखाए हैं ताकि इंडिया और नेपाल के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव हो सके. ऑलराइट. इसके अलावा Government of India provides various development assistance to Nepal for developing its infrastructure. And infrastructure का मतलब हर एरिया में. For example, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अरुण 3 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच SBI is giving financial assistance. And of course, SBI is an Indian bank. ठीक है. Other than this, last year a hospital was inaugurated in Nepal, and this hospital was built with the Indian funding. All right. इसके अलावा Indian Army is also providing various assistance to the Nepal armies for their modernization. And talking about the military, so every year since the year 2011, between the two countries, a joint military exercise is undertaken, which is known as Surya Kiran. All right. Then finally, India has signed 3 sister city agreement. कौन से? काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया and जनकपुर, अयोध्या. And this will definitely enhance the cultural ties between the two countries. ठीक है. ये जो सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स है, इससे ऑफ कोर्स क्या होगा, जो कल्चरल टाइप्स है दोनों कंट्रीज के बीच में वो एनहांस होंगे. मूविंग अहेड, नेपाल इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. अब जो नेपाल की ज्योग्राफी है वो कुछ इस तरीके की है, दैट इज प्रोन टू अर्थक्वेक, वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक. तो जब भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज्यादा असिस्टेंस जो नेपाल को मिलता है दैट इज फ्रॉम इंडिया साइड ओनली. एंड फाइनली देयर आर वेरियस multilateral forums on which both the countries are member. और इसके एग्जांपल है बिम्स्टेक, सार्क. ठीक है. इसके अलावा BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल. दिस इज अ ग्रुप ऑल्सो. BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बिम्स्टेक, सार्क, इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का नेपाल मेंबर है. Alright, so these are some of the areas of cooperation between the two countries. And now let's talk about what are the challenges in the relationship between the two countries. So, सबसे ज्यादा जो चैलेंज शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा जो ग्रहण लगा है इंडो नेपाल रिलेशन के, वो लगा है 2015 के बाद से, जब नेपाल ब्लॉकेड हुआ था 2015 का. ठीक है. नेपाल ब्लॉकेड ऑफ 2015 विच वाज एन इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जिसने नेपाल को और उसकी इकोनॉमी को बहुत मेजरली इफेक्ट किया था. ठीक है. नेपाल ने ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि ये जो नेपाल ब्लॉकेड है इसका जो रीजन है वो इंडिया है. इंडिया ने जानबूझ के इंडो नेपाल के जो बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया है, जिससे कि इंडिया और जिससे नेपाल का जो इकोनॉमी है वो नीचे आ रहा है. और नेपाल ने बोला था कि इसके 3 कारण है. ठीक है. नंबर 1, इंडियन कंसर्न अबाउट चेंजेस टू द नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. रिसेंटली वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा था और इंडिया को उसमें ऑब्जेक्शन था. तो नेपाल ने बोला कि इस वजह से इन्होंने हम पे ब्लॉकेड लगाया है, इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर है वहां पे उन्होंने बंद कर दिया है. Violent ethnic conflict and Nepal's increasing cooperation with China. So Nepal has accused India due to these reasons that India has put this blockade on Nepal. ठीक है, which has severely impacted the Nepal's economy. But India ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. देखो, इंडिया ने बोला कि जो सप्लाई शॉर्टेजेस है नेपाल में और जो मधेशी प्रोटेस्टर्स है नेपाल में, उसकी उन्होंने ये नेपाल ब्लॉकेड किया है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है.
ठीक है, तो बेसिकली दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी शुरू हो गई थी 2015 के बाद से, और उसके बाद जो चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है नेपाल में, और उसके बाद जो खड़गा प्रसाद शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी नेपाल में, इससे धीरे धीरे जो रिलेशंस थे और ज्यादा नीचे जाते गए, डिटेरियोरेट होते गए. अदर देन दिस, इंडिया refused to accept demonetized bill with the Nepal Rashtra Bank, which was worth just 7 crore. Yes, जो कि केवल 7 करोड़ के थे, इंडिया ने मना कर दिया. इसके अलावा पैसेंजर्स बोर्डिंग फ्लाइट्स फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक, जबकि 20 साल हो चुके हैं नेपाल इंडिया के फ्लाइट के हाईजैक हुए, बट फिर भी ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, ये हम करेंगे ही, इसमें नेपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई बिलीव. But yes, this is one of the bone of contentions between the two countries. Alright. And finally, अभी ये recent की अगर हम बात करें तो इंडिया ने abstain किया है रशिया के खिलाफ वोटिंग करने से, लेकिन नेपाल ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है. ठीक है, मतलब जो रेजोल्यूशन है उसके फेवर में वोट किया था, बट रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है. Alright. So these are some of the challenges in front of both the countries regarding their relationship. जो उनके रिलेशनशिप पे ग्रहण लग रहा है उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं. Now हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी सॉल्व, क्या तरीके हैं जिससे इन चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सकता है. तो देखो, किसी भी दो कंट्रीज के बीच में चैलेंज को सॉल्व करना है तो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा जो तरीका होता है, दोनों के बीच में ट्रेड जो टाइज है उसको और ज्यादा इनहैंस कर देंगे अगर, तो दोनों का इंटरेस्ट जग जाएगा, और अगर दोनों का इंटरेस्ट जग गया तो अगर कोई भी इश्यूज है दोनों के बीच में तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वे अहेड हो सकता है या बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन एनी टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. So similarly, the power trade agreement needs to be such that India can build trust in Nepal. अब देखो, इंडिया जो है फोकस कर रहा है बहुत ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर, तो उसके लिए कई चीजें ऐसी हैं जो कि नेपाल में बनाई जाती हैं, तो इंडिया वहां से इंपोर्ट कर सकता है, जिससे नेपाल की इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा, रादर देन मेकिंग इट इन इंडिया, जो कि मतलब इंडिया में ऑफकोर्स बनाना चाहिए हमें, बट अगर इंडिया में बनाना महंगा पड़ रहा है तो वी कैन सिंपली इंपोर्ट इट फ्रॉम नेपाल, जिससे इंडिया और नेपाल के जो टाइज है डेफिनेटली वो इंप्रूव होंगे. So despite more renewable energy projects coming up in India, hydropower is the only source that can manage peak demand in India. Alright, India should maintain the policy of keeping away from the internal affairs of Nepal, क्योंकि अगर किसी के भी घर के मामले में तुम दखल दोगे तो ऑफ कोर्स वो ऑफेंड तो होएगा, तो इंडिया को दूर रहना चाहिए. अगर उनका कोई इंटरनल मैटर है तो उनको सुलझा लेना चाहिए. यस, इंडिया को गाइडेंस दे देनी चाहिए कि यस ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, बट वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उनके इंटरनल मैटर्स. ऑलराइट, both the countries can now focus on e-commerce and digital transaction, तो ताकि उनका जो ओपन बॉर्डर्स है उसका जो मिसयूज होता है वो ना हो सके. बॉर्डर्स पे बहुत सारा स्मगलिंग के केसेस पकड़े जाते हैं कई बार, तो उस मिसयूज को रोकने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. एंड फाइनली, bilateral investment promotion and protection agreement, this agreement was signed between the two countries. This agreement needs more attention from both the side. ठीक है, यहाँ पे मेंशन था कि फ्रॉम नेपाली साइड it requires more attention, but I would say कि नहीं, ऐसा नहीं है. दोनों तरफ से अगर अटेंशन अच्छी होगी, दोनों का हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं दोनों के बीच में वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी. तो आई बिलीव इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है वो क्लियर है. इससे ज्यादा इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 200-250 वर्ड का आंसर लिखना होता है, और इतने जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी पढ़े इतने भी पूरे नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि यही आपके वर्ड लिमिट को क्रॉस कर देगा. ऑलराइट, so these points are more than enough with respect to Indo-Nepal relationship, and I hope all the points are clear. And now let's move ahead to the most important part after reading any article, that is the PMI analysis, pre-mains interview analysis. So this article is important for all the three stages, that is pre-mains and interview. Pre-main question can be like this: consider the following statements with respect to Indo-Nepal relations, and you would have to identify the correct or incorrect statement. ठीक है, and the statements can be like this: the peace treaty between India and Nepal was signed in the year 1947. So this would be incorrect statement. ठीक है, इसके अलावा the relationship between India and Nepal is known as roti beti का रिश्ता, ये भी statement हो सकता है. So such type of statements could be given in your pre-exam, and you would have to identify the correct or incorrect statement. Now talking about mains, so this holds very much importance in GS2, that and GS2 में भी क्या, international relations. And the question can be like this: the recent visit of Nepal's Prime Minister to India
gave a hope for strengthening Indo-Nepal relations, discuss। तो कुछ नहीं, आपको यही सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी वही डिस्कस करनी है, क्योंकि जब नेपाल वाले इंडिया आएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ नहीं होगा, 2-4 एग्रीमेंट पे साइन होंगे, तो जब वो आ जाएंगे, जब एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस क्वेश्चन में सारी चीजें मेंशन करनी है, इंडो नेपाल रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रीस्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है। अगर रीस्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है, दैट मीन्स कि इंडो नेपाल के रिलेशन के आपको प्रॉब्लम्स भी बताने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे रीस्ट्रेंथनिंग की बात हुई है ना, तो दैट मीन्स देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स जिसको हमें रीस्ट्रेंथन करना है। ऑलराइट, तो इसलिए आपको जो वो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, जो चैलेंजेस हमने पढ़ी, वो बताने जरूरी है, एंड फाइनली यू विल हैव टू गिव दी सॉल्यूशंस। एंड इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। टेल अस समथिंग अबाउट इंडो नेपाल रिलेशंस कंसीडरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन नेपाल। जो चाइना का नेपाल में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसके बाद इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में क्या क्या इफेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो दिस इज द पीएमआई एनालिसिस, आई होप दिस इज क्लियर। एंड याद रखना, इसके बिना आपका कोई भी आर्टिकल पढ़ना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना सिर्फ, तो इसमें आपको कुछ भी रेलेवेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। मतलब ये है कि आपको इसमें ये पता समझ में आ जाएगा कि यस, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं और ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसे होगा, ठीक है ना। बट द मेन थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन इज इंडो नेपाल रिलेशनशिप, ठीक है। इंडो नेपाल रिलेशनशिप को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। So I hope this is clear, and now let's move ahead to another article. The rise of ruble amid the Ukraine invasion। तो ठीक है, हम सबने बहुत बार पढ़ लिया है ये सारी चीजें कि इन्वेजन जो किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद बहुत सारे वेस्टर्न सैंक्शंस लग चुके हैं रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है, और जो उसका करेंसी है रूबल, उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है डॉलर के साथ, वो बहुत ज्यादा गिर गई है। बट अब अभी रिसेंटली देखा जा रहा है कि जो रूबल की वैल्यू है वो फिर से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि कैसे वो वैल्यू जो है वो ऊपर आ रही है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वर द सैंक्शंस दैट वर पुट ऑन रशिया? सो देयर वर वेरियस सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, लाइक फॉर एग्जांपल जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से उनको बाहर कर दिया था, नंबर 1। उसके अलावा जो ऑयल, जितने भी ऑयल मेजर ऑयल कंपनीज थी, उन्होंने रशिया से बिजनेस खत्म कर दिया, ठीक है। अब स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर हुए तो उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको वो यूज करने लायक नहीं रहे। इसके अलावा it has become harder for Russian businesses to sell their goods abroad and also for ordinary Russians to purchase goods from abroad because foreign exchange जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उससे बाहर है मोस्ट ऑफ द बैंक्स, ठीक है। रशियन सेंट्रल बैंक इज अनेबल टू यूज इट्स फॉरेन रिजर्व, ठीक है। रशियन जो बैंक है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज नहीं कर पा रहा था। तो ऑल दीज थिंग्स लेड टू द डिटोरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रूबल, ठीक है। रूबल की वैल्यू कम हो गई और लोगों को ये लगने लगा कि जो रशिया की इकोनॉमी है वो बिल्कुल घुटनों पे चली जाएगी और वो रिवाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डेटा से ये पता चला है कि ठीक है, जब रशिया का इन्वेजन हुआ था, रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन के ऊपर, उससे एक दिन पहले जो एक्सचेंज रेट था दैट वाज 81 रूबल फॉर $1। उसके बाद वो बढ़ के चला गया 151 रूबल्स फॉर $1, एंड अभी देखा गया है पिछले 2 हफ्तों में कि वो वापस आ गया है अपनी, ऑलमोस्ट वहीं पहुंच गया है 83 रशियन रूबल्स फॉर $1, ठीक है। सो अब ये इंप्रूव हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, लेकिन ये इंप्रूव कैसे हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस? तो रीजन एक ही है सबसे बड़ा, दैट इज रशियाज सेंट्रल बैंक्स कैपिटल कंट्रोल्स, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हैं जिसकी मदद से ये जो रिकवरी है रूबल की वो हो रही है। ना इसके एग्जांपल्स हैं, 2 अच्छे एग्जांपल्स इसमें मेंशन है। बैंक ऑफ रशिया ऑर्डर्ड रशियन एनर्जी एक्सपोर्टर्स, जो बैंक ऑफ रशिया है उन्होंने एनर्जी एक्सपोर्टर्स को बोला है दैट they have to use 80% of their forex holding to purchase rubles, जिससे of course रूबल की वैल्यू इंक्रीज होगी, नंबर 1। नंबर 2, they have also ordered Russian brokers to not allow foreigners to sell their assets in Russia, कि वो अगर देखो फॉरेनर्स अपने एसेट्स को रशिया में बेच देंगे तो उससे क्या होगा, जो रूबल की वैल्यू है अगेन वो और नीचे जाने लगेगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए बोला गया, दिस इज टू प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ कैपिटल विच वुड फर्दर डिप्रेशिएट द रूबल। ऑलराइट, एंड फाइनली अभी जो पीस टॉक चल रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, उससे भी लोगों को ये लग रहा है कि यस, रशिया और यूक्रेन के बीच में क्योंकि पीस टॉक्स चल रहे हैं तो वी शुड रिवाइव, वी शुड वंस अगेन स्टार्ट द बिजनेस, द ट्रेड विद रशिया। ऑलराइट, सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल, आई होप दिस इज क्लियर।
तो बेसिकली इस आर्टिकल में तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि कौन कौन से सैंक्शन लगाए गए, जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है। उसके बाद यह है कि जो रूबल है वो रिकवर कर रहा है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि रूबल रिकवर क्यों कर रहा है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके मेंस में। प्री में नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स प्री में नहीं बन सकता, क्योंकि प्री में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होते। हालांकि GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंस है। एंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन ऑन रशियाज करेंसी। व्हाट स्टेप्स डिड रशिया टेक टू रिवाइव इट्स करेंसी। क्या क्या स्टेप उन्होंने लिए अपनी करेंसी को रिवाइव करने के लिए। तो 2 स्लाइड्स हमने पढ़ी, उन दोनों को एज इट इज छाप देना अपने एग्जाम में। पहले ये, फिर ये बता देना कि यस, जो ये रशिया की करेंसी है रूबल, वो इंक्रीज कर रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और फिर क्यों बढ़ रही है वो इसमें बता देंगे, ठीक है। तो आपका बढ़िया 200 वर्ड का आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। एंड इंटरव्यू में भी सिमिलर क्वेश्चन: हाउ डिड रशियाज करेंसी रिवाइव अंडर द शैडो ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन ओवर रशिया। ठीक है, तो सेम आंसर, जो जो किस किस तरीकों से रशिया की करेंसी को रिवाइव करा गया। तो बेसिकली एक ही मेजर है, कैपिटल कंट्रोल्स, ठीक है। बहुत सारे कैपिटल कंट्रोल के मेजर रशिया के सेंट्रल बैंक ने लगाए हैं, जिसकी मदद से ये इनकी जो करेंसी है ये रिवाइव हो रही, ठीक है। So this is the PMI analysis of this article. I hope this is clear. And now next article is again very important. Supreme Court strikes down Tamil Nadu 1 year quota. So this is regarding the reservation. ये किसके है रिस्पेक्ट में? रिजर्वेशन टॉपिक है। रिजर्वेशन आपके सिलेबस में GS2 में, इसको आप GS2 के इंडियन पॉलिटी से भी जोड़ सकते हो। यू कैन कनेक्ट इट विद इंडियन पॉलिटी एज वेल एज द सोशल इश्यूज पार्ट, ठीक है। दोनों के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। राइट, तो क्या है मैटर, क्या है पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने देखो क्या किया था लास्ट ईयर, इन द ईयर 2021 एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021, स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021, एंड दिस वाज इनैक्टेड इन कंसल्टेशन विद द तमिलनाडु बैकवर्ड कमीशन। जो तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास कमीशन है उससे कंसल्ट करके इस एक्ट को इनैक्ट कर दिया गया था। And the major provision in this act was to give 10.5% of the total 20% reservation for most backward classes in education and public employment to one community only, that is Vaniakula Kshatriya community. देखो जो तमिलनाडु है वहां पे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए टोटल 20% रिजर्वेशन है। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हो रहा था कि आउट ऑफ दिस 20%, 10.5% will be given to only this community, that is वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी। तो इसके अगेंस्ट फिर बहुत सारी अपील फाइल हुई तमिलनाडु हाई कोर्ट में, ठीक है। वहां पे इस मद्रास हाई कोर्ट ने क्या करा, इस प्रोविजन को सेट असाइड कर दिया, ये कह के कि दिस इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऑफ कोर्स फिर सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, और उन्होंने बोला कि ये जो आप 10.5% रिजर्वेशन किसी एक कम्युनिटी को दे रहे हो, that is the complete violation of fundamental rights of equality, non-discrimination and equal opportunity, ठीक है ना, of other MBCs, the most backward classes and denotified communities in Tamil Nadu। जो बाकी 115 मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, आप उनके साथ उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हो। सो इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन दिस एक्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू द पीएमआई एनालिसिस। अब देखो इस आर्टिकल में अगर आप सिर्फ पढ़ते ना तो आपको कुछ समझ नहीं आता। इस आर्टिकल में सिर्फ ये मेंशन है, तो इसको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसकी डीप एनालिसिस नहीं करोगे। और इस डीप एनालिसिस में से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो कि फिर मिस हो जाता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें जो हमने ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पढ़ी है, ये सारी चीजें भी पढ़नी जरूरी है, अदरवाइज चीजें प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाती। So now let's move ahead to the PMI analysis. Consider the following statements with respect to Special Reservation Act of 2021 and you have to identify the correct statement. ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? It was passed by Kerala government, so it will be incorrect statement because it was passed by Tamil Nadu government. It gives 10% reservation to the Vaniyar community, तो ये भी गलत हो जाएगा because it gives 10.5% reservation, है ना। So such type of statement आपके एग्जाम में हो सकते हैं and you would have to identify correct or incorrect statement. Now मेंस में इसका दो जगह इंपॉर्टेंस है, सोशल इश्यूज में और इंडियन पॉलिटी में, and a beautiful question based on fundamental rights can be asked like this: while giving reservation to socially and economic backward classes, the fundamental rights cannot be violated.
डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, शुरुआत करनी है स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2021 से। इंट्रोडक्शन में वो बताना है कि ये है जी स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट और इसमें ऐसा हुआ था, और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। और फिर उसके अलावा आपको कई सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उन सभी केसेस को कोट करते हुए एक ब्यूटीफुल सा आंसर आपका बन जाएगा। ऑलराइट, एंड इंटरव्यू में same question, why did Supreme Court struck down the Special Reservation Act of 2021? Because it was violating the fundamental rights of equality, discrimination, non-discrimination and of equal opportunity of the other 115 MBCs। अब यहाँ पे इनको ये बताना जरूरी है कि स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट 2021 क्या है, उसके बाद ही आप बताओगे कि why did Supreme Court struck it down। ठीक है ना। So I hope this is clear, and now let's move ahead to another important article which is about the dolphins in the state of Odisha। ओडिशा के कोस्ट पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की डॉल्फिन्स मिलती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द इर्रावदी डॉल्फिन which are found in the चिलिका लेक। ठीक है, वो कहाँ पे मिलती है, चिलिका लेक में मिलती है। ऑलराइट, तो इसका डॉल्फिन का सेंसस हुआ था, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो लेट्स टॉक अबाउट this article। So the dolphin population along Odisha's coast and in its water bodies has increased। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ इर्रावदी डॉल्फिन्स है इन चिलिका लेक उनका नंबर कम हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नंबर ऑफ इर्रावदी डॉल्फिन्स इन चिलिका लेक हैज फॉलन। ऑलराइट, the total number of dolphins has increased from 544 in the year 2021, that is the last year, to 726 in this year 2022। However, जो हमारे ये है इर्रावदी डॉल्फिन्स, इनका नंबर कम हुआ है। टोटल 6 स्पीशीज था जिनका सेंसस किया गया था, इर्रावदी, बॉटल नोज, हम्पबैक, स्ट्रिप्ड, फिनलेस एंड स्पिनर। ठीक है, इन सबका सेंसस किया गया था, एंड आफ्टर दैट इट वाज फाउंड कि नंबर ऑफ डॉल्फिन्स टोटल इंक्रीज हुए हैं, बट इर्रावदी डॉल्फिन्स का नंबर कम हुआ है। चिलिका लेक विच इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन नोन फॉर इट्स इर्रावदी डॉल्फिन्स, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। इसमें नंबर 2021 में थे 162 which has now been reduced to 151। इस साल कम हो गए हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट इर्रावदी डॉल्फिन, अब ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So remember, these dolphins are found in 3 rivers across the world। Number 1 is of course Irrawaddy River which is in Myanmar, then we have Mekong River of China, and then we have Mahakam River of Indonesia which is in Borneo Island। And it is also very important to know the status of this species in the IUCN Red List। So it has endangered species status in the IUCN Red List। Okay, now talking about Chilika, so these are some of the basic information regarding Chilika। You can read it from the PDF which I will provide you on the Telegram group, and if you want to have this PDF you can join that group जिसका link you can find in the description। ठीक है, चिल्का लेक as you all know it is Asia's largest and world's second largest lagoon। 1981 में इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड दिया था, और ऑफ कोर्स इट इज अ रामसर साइट। एंड यहाँ पे एक कलीजाई टेम्पल है जो कि चिलिका लेक के आसपास के जो आइलैंड है वहां पे मिलता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन एन आइलैंड इन द चिलिका लेक। ऑलराइट, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। इसमें ये वाले जो 2 पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्मेशन अबाउट चिलिका लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन सिंपली आस्क यू एनीथिंग अबाउट चिलिका लेक। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द प्री मेंस एंड इंटरव्यू एनालिसिस। देखो, मेंस और इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट, हालांकि अगर ये गैंजेस डॉल्फिन के बारे में होता तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते कि ये मेंस में भी पूछ ले और इंटरव्यू में भी पूछ ले। ठीक है, बट प्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इर्रावदी डॉल्फिन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, इसमें तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बन सकता है दैट द Irrawaddy dolphin has the status of vulnerable species in the IUCN Red List। तो ये बात गलत होगी, है ना। These are found in 3 rivers across the world, ये बात बिल्कुल सही होगी। In India these are found in the Chilika Lake, तो ये बात भी बिल्कुल सही होगी, है ना। तो इस तरीके के स्टेटमेंट हो सकते हैं आपके प्री में। Alright, so I hope this is clear, and now let's move ahead to the last article for today, last important article from today's Hindu newspaper। सारे आर्टिकल मत पढ़ा करो, टाइम मत वेस्ट किया करो,
कोई जरूरत ही नहीं है सारे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। एग्जाम निकल जाएगा बहुत आराम से अगर आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो। गधे वाली मेहनत मत किया करना, ठीक है। किसी भी एग्जाम में अगर गधे वाली मेहनत कर रहे हो तो वो कभी भी काम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है देखो, इसमें एज सच कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो यूएस के जो डेप्यूटी एनएसए हैं दलीप सिंह, वो इंडिया आए थे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले, उससे पहले यूएसए ने अपना वाला भेज दिया डेप्यूटी एनएसए, ठीक है, दलीप सिंह। और उसने आके यहाँ पे खुलेआम बोला है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया दैट कंडक्ट्स लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस थ्रू रशिया सेंट्रल बैंक or constructs a payment mechanism that subverts or circumvents the United States sanction against Russia। अगर कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया जो यूरोप रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, यूएसए ने जो लगाए हैं, उसको वायलेट करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके रिलेशन यूएसए के साथ नीचे जाएंगे, डेटेरेट होंगे, ठीक है। तो खुलेआम धमकी दे रहा है, कोई बात नहीं, धमकी देने दो, क्योंकि यूएसए कभी किसी का नहीं है। शुरुआत से हमने देखा है कि जहां पे यूएस का फायदा होता है वो वहीं जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया अभी भी अपने स्टैंड पे है, उन्होंने एब्सटेन किया हुआ है फ्रॉम वोटिंग इन एनी इंटरनेशनल फोरम अगेंस्ट रशिया और फॉर रशिया। हम किसी की तरफ नहीं है, ना हम यूएसए की तरफ है ना हम रशिया की तरफ है, हम अपनी तरफ है, हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट एब्सटेन करने में है तो हम वो कर रहे हैं, ठीक है। So I hope this is clear, and that's it for the session today, guys. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you want to ask any doubt, you can ask in the comment section, and if you want to have an all-round preparation, you can download this app from your Google Play Store. There you can get the daily GK and quizzes, all the live sessions, and everything related to examinations you can get in this app. So thank you so much for watching. I'll see you in the next session. Goodbye, take care, and God bless.